पहले पार्ट में हमने देखा कि डाटा क्या होता है, ठीक है, डाटा को कैसे डिफाइन करेंगे और किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इवन की डबल बार ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट करने के बाद उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस दे रखा है, उसको भी बड़े आसानी से हम इंटरप्रेट यानी कि उसके रिजल्ट को हम लिख सकते हैं। अब हम आएंगे कि जो डाटा हमने कलेक्ट करा उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी कि मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि आप डाटा तो कलेक्ट कर लो, लेकिन अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम जा करके 1000 बच्चों का मैंने, ठीक है, 1000 बच्चों का खाने का क्या टेस्ट, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसका एक हमने डाटा ले लिया, ठीक है ना। अब डाटा लेकर के हमने 1000 डाटा को स्कैटर्ड करके रख दिया, ठीक है, ए बी सी डी, मान लीजिए कोई नाम है ए बी सी डी, 1000 बच्चों का, ठीक है। तो भाई अब उसको स्कैटर्ड करके रख दिया, तो अब मुझे मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने इसमें वेज खाने वाले हैं और कितने नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उस केस में आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा देख देख करके, चुन चुन करके बताना, ठीक है ना, समझ गया कि नहीं। तो भाई डाटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, और जो डाटा आपने ऐसे केस में जो कलेक्ट किया, दैट डाटा इज कॉल्ड बेसिकली रॉ डाटा कहते हैं। उस डाटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। जो डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा हो, दैट डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा हो गया। अब भाई डाटा कंपनी देखते हो, बड़े बड़े कंपनियां क्या करते हैं, लोगों को हायर करती हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक बंदे को एक कंपनी ने हायर किया कि आप एक सर्टेन स्पेसिफिक एरिया, कमला नगर है मान लीजिए, तो कमला नगर में जाना है, हर घर घर में जाना है, और कितने क्लास 6 के 7th के 8th के 9th के और 10th के बच्चे हैं, इसका डाटा आपको कलेक्ट करना है। तो इसके लिए कंपनी ने मान लीजिए 10 लोगों को रखा। अब 10 लोग मॉर्निंग में ऑफिस आए, ऑफिस आने के बाद कमला नगर निकल गए, हर घर घर में जा रहे हैं, जा करके पूछ रहे हैं कि भाई आपके घर में कितने 6th के बच्चे हैं, कितने 7th के बच्चे हैं, कितने 8th के बच्चे हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि 10,000 घर अगर वहां पे है, तो बहुत एक ह्यूज डाटा का कलेक्शन हो जाएगा। तो भाई वह तो बंदा जाकर के मॉर्निंग में गया, शाम में डाटा को कलेक्ट करके ला करके रख दिया अपने ऑफिस में, तो भाई दैट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। तो वह तो बंदा जो है डाटा केवल कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्ट करके ऑफिस ला रहा है, तो वह जो डाटा हो गया, दैट डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो उस रॉ डाटा को हम फिर बैठ करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई कमला नगर के ए ब्लॉक में 6th में पढ़ने वाले बच्चे इतने हैं, बी ब्लॉक में 7th में पढ़ने वाले बच्चे इतने, सी ब्लॉक में 8th में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे पूरे कमला नगर में 6th के बच्चों का एक कलेक्शन कर लिया, 7th का, 8th का, 9th का, तो समझ में आ गया भाई। अब ब्लॉक वाइज करेंगे तो और सिस्टमेटिक होगा, ठीक है। अगर हम लेन वाइज करेंगे तो और सिस्टमेटिक हो जाएगा। मैं पूछूं भाई अगर लेन वाइज कर लिया कि भाई इस लेन में कितने 6th में बच्चे पढ़ते हैं, तो एक बार में हम देख करके बता सकते हैं कि इस लेन में 6th में पढ़ने वाले बच्चे 20 हैं, 9th में पढ़ने वाले बच्चे 80 हैं, 10th में पढ़ने वाले बच्चे 120 हैं। तो घर घर तो भाई गया एक बंदा, वो जाकर के रॉ डाटा लेकर आ गया। अब रॉ डाटा को हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ऑर्गेनाइज करके उसको कैसे स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले जानिए कि रॉ डाटा क्या होता है। तो अनऑर्गेनाइज डाटा को हम क्या कहते हैं बच्चों, रॉ डाटा कहते हैं। यानी कि यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंटरफेरेंस, ठीक है, इन्फेरेंसेस, we need to organize the data systematically. Already I told you कि without arranging the data in systematic order, वो हमारे लिए डाटा कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। That will be very complicated to study. For example, मान लीजिए का ग्रुप ऑफ, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स were asked for their favorite subject, ठीक है, the results were as listed below. एक ग्रुप बच्चों का एक ग्रुप था, उनसे पूछा गया कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो जाकर के हम पूछ रहे हैं, किसी एक ने बोला आर्ट, दूसरे ने बोला मैथमेटिक्स, तीसरे ने बोला साइंस, चौथे ने बोला इंग्लिश, पांचवें ने बोला मैथ्स, छठे ने बोला आर्ट, सातवें ने बोला इंग्लिश, आठवें ने बोला मैथ्स, 9th वाले बच्चे ने बोला इंग्लिश। इस तरीके से बोलते गए। अब हम लिखते गए आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस। अरे यार इस डाटा को पढ़ करके आप कैसे बताओगे कि कितने बच्चों का फेवरेट मैथमेटिक्स है, कितने बच्चों का फेवरेट इंग्लिश है, कितने बच्चों आर्ट को फॉलो करते हैं, कितने बच्चे साइंस को फॉलो करते हैं। या सबसे मैं पूछ दूं कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाले सब्जेक्ट पढ़ने वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा लाइक करने वाले बच्चे किस सब्जेक्ट को, सबसे ज्यादा डिसलाइक करने वाले बच्चे किस सब्जेक्ट को हैं। तो या आप इसको देख करके बताने में रियली इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इस डाटा को हम
अरेंज करेंगे, जब तक इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक इस डाटा से हमें खास कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। तो इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन लुकिंग एट द चॉइसेस, ठीक है, रिटन जिस तरीके से ये लिखा हुआ। तो हम क्या करते हैं, वी अरेंज द डाटा इन द फॉलोइंग फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स। अब आप पूछोगे कि टैली मार्क्स क्या होता है, अब हम लोग आते हैं। तो भाई एक बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से सबसे पहले टेबल बनाया, उस टेबल में देखिए, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम रोज कहते हैं वर्टिकल कॉलम कहते हैं। तो कॉलम एंड रो के फॉर्म में एक प्रॉपर टेबल बना दिया। एक में उसने सब्जेक्ट को लिखा, एक कॉलम में सब्जेक्ट को लिखा, दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स को लिखा, एंड थर्ड कॉलम में उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखा। सबसे पहले देखो, अब सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। अब मान लीजिए एक बच्चा और सिस्टमैटिक हो, तो उसने कहा कि भाई हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले 8 ए वाले को लिखा, फिर उसके बाद ई वाले को लिखा, फिर एम वाले को लिखा, फिर एस वाले को लिखा, जो भी, ठीक है। बाकी नहीं तो इसको तो आप अच्छे तरीके से आप लिख ही सकते हो। तो लिखने का एक अलग अलग तरीका भी होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का। तो लिखा गया सब्जेक्ट्स में आर्ट लिख दिया, मैथमेटिक्स लिख दिया, साइंस लिख दिया, इंग्लिश। आप काउंट किया कि भाई मैथ्स को लाइक करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि जब आप लिखेंगे तो इस केस में याद रखिएगा 1 2 3 एंड 4 लिखेंगे। लिखने के बाद पांचवें पे आप इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो दिस रिप्रेजेंट्स 5 होगा। और फिर यही 5 को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी अपने आप कॉमन डे लाइफ में भी बहुत बार बोलते हो। अगर आप कभी भी बस से गए होंगे, दिल्ली में रहते होंगे या कहीं भी रहते होंगे, सारे दिल्ली में हमारे बस जो बसेज हैं उनके नंबर्स हैं, 39 नंबर, 120 नंबर, ठीक है, 65 नंबर। तो हम किसी भी बस स्टैंड पे जाते हैं तो बार बार बोलते हैं कि यार इस बस स्टैंड पे 69 नंबर बस की आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन पे आप जाते हो, बोलते हो यार कि यह मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इस स्टेशन पे। तो हम फ्रीक्वेंसी वर्ड को अपने कॉमन डे लाइफ से भी रिलेट करके बहुत बार बोलते हैं, यानी कि सर्टेन टाइम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम उसका रिपीटेशन है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो डाटा हमने बनाया, सबसे पहले आर्ट लिखा, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश। तो आर्ट में 5 1 2 7 हो गया, मैथमेटिक्स में 5 हो गया, साइंस में भी आपके पास साइंस में 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में 4 हो गया, तो आपने देख लिया इस केस में, ठीक है, कि आर्ट में 7 है, मैथमेटिक्स में 5 है, साइंस में 6 है और इंग्लिश में 4 है। तो हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चे सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को लाइक करते थे, तो उस केस में आप बता सकते हो कि आर्ट को लाइक करते थे। मैं पूछूं कि सेकेंड नंबर पे कौन सा है, तो बोलोगे मैथमेटिक्स। थर्ड नंबर पे कौन सा है, साइंस। फोर्थ नंबर पे कौन सा है, इंग्लिश। हालांकि ऐसा नहीं है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का साइंस बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये डाटा है कलेक्शन, एक सर्टेन स्पेसिफिक रॉ डाटा को हमने क्या किया है, अरेंज करके उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बच्चों ने आपने देखा, टैली मार्क्स तक काउंट करके नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 5वें केस में फिर कट देंगे, उसके बाद 7 हो तो फिर 1 and 2, ठीक है, प्रॉपर हम लाइन की तरह उसे ड्रॉ कर देंगे। द नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर सब्जेक्ट के साथ जो नंबर ऑफ टैलीज दे रखे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट, और इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स, ठीक है, माने नंबर ऑफ टाइम द पर्टिकुलर एंट्री कितने बार होता है, अकर करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कहते हैं। यानी कि फ्रॉम द गिवन टेबल, जो टेबल आपके पास दे रखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश इज 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स इज 5, एंड द टेबल मिड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी टेबल को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे, एज इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एंट्री अकर्स। यानी कि अब हम लोग सीखेंगे आगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, अपने एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो इस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक बात जरूर याद रखिएगा, हमारे पास देखिए 1 पार्ट, 2 and 3, यानी कि टैली मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और जो भी इसमें यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो जो भी चीज हो, मार्क्स हो, सब्जेक्ट हो,
कोई भी चीज़ यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में देखा कि हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले पार्ट में देखा कि डाटा क्या है, ठीक है, और डाटा को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि डाटा को ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज करने में यानी कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डाटा रॉ डाटा है यानी कि जो अनऑर्गेनाइज डाटा है उस डाटा को हम रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा से हम स्टडी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, इसलिए डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है।